नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डिटेक्टिव स्टोरीज में। हम आज जो कहानी सुनेंगे उसका नाम है ऐश्वर्या विलास मर्डर मिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। रात थी और शहर के तारों के बीच ऐश्वर्य विलास अपने उज्जवल दियों से चमक रहा था। यह महल शहर में बहुत मशहूर था, दिखने में बड़ा और सुहाना, और लोग कहते थे कि यहां सिर्फ अमीर और ताकतवर ही आते हैं। उन दिनों इस महल के मालिक कार्तिकेय परिहार का नाम हर जुबान पर था, क्योंकि वो एक बड़ा व्यापार मालिक था। कार्तिकेय ने कई फैक्ट्रियां खरीदी थी, बैंक में हिस्सेदारी थी, और उसका नाम व्यापार के खबरों में अक्सर आता था। लोग उसे निडर और सख्त समझते थे। कुछ लोग कहते थे कि वो मिलनसार नहीं है, पर काम में उसका दिमाग तेज था। उसके महल के बाहर सुरक्षा बड़ी कड़ी थी। बड़े गेट, कैमरे, सिक्योरिटी गार्ड और ताले। इस सारे इंतजाम के बीच किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहां कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। एक रात जब मैं और मेरा दोस्त वॉटसन उस इलाके से गुजर रहे थे, हमें अचानक खबर मिली कि कार्तिकेय की हत्या हो गई है। हम दोनों जल्दी से महल पहुंचे और देखा कि पूरा परिवार और कई नौकर मुर्शिद वहां जमा थे। हॉल में एक भारी सन्नाटा था और लोगों की बातें घबराई हुई लगी। कार्तिकेय की लाश महल के बड़े कमरे में मिली। वो वही शख्स था जो हर किसी से ऊंचे दिखता था, पर अब शांत पड़ा था। कमरे की हालत देखकर साफ था कि कोई बड़ी लड़ाई नहीं हुई। कपड़े ज्यादा फटे पुरे नहीं थे और आसपास बड़ा शार्प सामान नहीं बिखरा था, लेकिन उसकी गर्दन पर कुछ निशान थे और चेहरे पर एक अजीब सी हंसी के जैसी हालत बनी हुई थी। कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद थे और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चालू दिख रही थी, पर फिर भी हत्या हुई थी। सुरक्षा कैमरों की रिकॉर्डिंग में भी अजीब बात मिली। रात के ठीक 12 बजे के आसपास कैमरे एक छोटी सी रोशनी दिखाते हैं और फिर कुछ मिनट के लिए रिकॉर्ड बंद सा हो जाता है। उस दौरान कैमरे किसी इंसान के आने जाने का कोई हिस्सा नहीं दिखाते। गार्ड का कहना था कि अचानक कुछ बिजली का झटका लगा था और कैमरे अस्थायी रूप से काम नहीं कर रहे थे, पर रिकॉर्डिंग में उसी समय कुछ अजीब चमक आई थी। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब कैसे हुआ। इतनी मजबूत सुरक्षा के बीच हत्या किसने की? परिवार वाले सामने आए और धीरे धीरे घटना के बारे में बताने लगे। कार्तिकेय की पत्नी अनन्या दिखने में बेहद दुखी थी, पर उसकी बातों में कोई स्पष्ट दोष खोज पाना मुश्किल था। उनके बेटे, उनकी बहन-भनों और करीबी लोगों ने बताया कि रात को सब अपने अपने कामों में लगे थे और किसी ने भी कार्तिकेय के कमरे में अचानक कोई एंट्री नहीं देखी। नौकरों ने कहा कि रात में किसी ने बाहर से अजीब आवाज सुनी थी, पर वे भी नहीं बता पाए कि आवाज किसकी थी। एक गार्ड ने बताया कि उसने कैमरे में कुछ तकनीकी गड़बड़ी देखी थी, पर उसे ठीक करने के बाद सब कुछ सामान्य दिखा। मैंने खुद कमरे को करीब से देखा। खिड़कियां बंद थी, ताले ठीक थे और कमरे के चारों ओर कोई खास गंदगी या संघर्ष के निशान नहीं थे। कार्तिकेय की जेब में उसके जरूरी कागज और पासपोर्ट थे, यानी किसी ने उसकी संपत्ति के लिए उसे तुरंत नहीं मारा। पर एक छोटी सी कागज की टुकड़ी उसकी उंगलियों में फंसी मिली। उस पर कुछ लिखने की कोशिश हुई थी, पर खून की वजह से शब्द साफ नहीं थे। कमरे में एक पुराना हार भी मिला जो उसने अक्सर पहन रखा था। उस पर एक सूक्ष्म परत थी जिसे देखकर पता चला कि वो कुछ खास था। मैंने और वॉटसन ने मिलकर मालूम किया कि उस दिन कार्तिकेय दो लोगों से मिला था। एक विदेशी व्यापार साझेदार जिसका नाम मोटन था और दूसरा स्थानीय व्यापारी विक्रम देसाई। दोनों ने सार्वजनिक रूप से दुख जताया, पर उनसे पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे रात में महल से बाहर निकल गए थे और उनका अलिबाय था। महल में ऊपर एक कमरा था जिसका नाम नीलकमल कक्ष था। कहते थे कि कई सालों से वो कमरा बंद पड़ा था,
पर हाल ही में कार्तिकेय ने उसे ठीक करवाया था। कुछ नौकरों ने बताया कि उस कमरे से शाम के बाद अजीब सी खुशबू और हल्का सा धुआं आता था, पर किसी ने उसका कारण नहीं बताया। होम्स ने कहा कि ऐसे संकेत अक्सर बड़ी बात की ओर इशारा करते हैं। छोटी छोटी चीजें ही बड़े राज खोलती हैं। हमने बगीचे और महल के आसपास भी खोज की। मंजिल का एक पुराना नक्शा मिला जिस पर नीलकमल कक्ष और कुछ अजीब निशान बने थे, जैसे किसी ने वहां कुछ छुपा रखा हो। एक नौकर ने आंखें झपकाते हुए कहा कि उसने रात में खिड़की के पास से कुछ हल्की परछाई देखी थी, मगर डर के कारण उसने कुछ नहीं कहा। एक और नौकर ने बताया कि कार्तिकेय के पास किसी पुरानी महिला का पत्र आया था जिसमें उसके किसी पुराने राज का जिक्र था। होम्स ने उस पत्र के बारे में पूछा और कहा कि कुछ पुराने रिश्ते और पुराने राज अक्सर मौके पर बड़े नुकसान दे देते हैं। दरअसल महल के लोग आपस में शांत नहीं थे। हर किसी की शक की निगाह किसी और पर जाती थी। एक दूसरे से पूछताछ में लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे, जैसे किसी तनाव का असर हर किसी पर पड़ चुका हो। यह भी पता चला कि अगले दिन कार्तिकेय का एक बड़ा व्यापारिक सौदा होने वाला था और उसकी राजनीतिक व आर्थिक दुश्मनी भी थी। ऐसी स्थिति में व्यापारिक लड़ाई, पारिवारिक मतभेद या कोई पुरानी दुश्मनी, हर संभावना खुली हुई दिखी। होम्स अपनी ठंडी सूझबूझ से सब कुछ देख रहा था। वो हर छोटे संकेत को जोड़कर आगे बढ़ रहा था। किसी की हंसी, किसी की चुप्पी, कमरे के कोने में पड़ी किसी चीज की जगह भी उसे मायने देती थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, वॉटसन, सतह पर जो दिखता है वो जरूरी नहीं कि पूरा सच हो। फिर उसने उस हार को ध्यान से देखा और अपने पास रख लिया। उसे लगा कि वो हार किसी मायने में केस का अहम हिस्सा होगा। रात गहराती गई और महल में रोशनी मंद होती चली गई। लोग अपनी अपनी जगहों पर बैठे थे। कुछ सोच रहे थे, कुछ रो रहे थे और कुछ अपने अपने अंदर छुपे डर से जूझ रहे थे। मैंने सोचा कि इतनी मजबूत सुरक्षा और फिर भी हत्या, ये मामला जिस तरह का था वो साधारण नहीं था। होम्स ने कहा कि कल सुबह हमें और गहराई से खोज करनी होगी, खासकर नीलकमल कक्ष और बंद कमरों की तहकीकात करनी होगी। उसने मुझे आश्वस्त किया कि सच्चाई मिल ही जाएगी, बस हमें हर कड़ी को जोड़ना होगा। हम महल से बाहर निकले पर मन में यह सवाल बना रहा कि किसने इतना जोखिम उठाकर इस हत्या को अंजाम दिया। किया गया काम किसी अति धैर्य वाले या किसी ऐसे शख्स ने किया होगा जो अंदरूनी बातों से परिचित था। आसपास के लोग, परिवार के सदस्य और व्यापारिक साथी, हर किसी की भूमिका अब संदिग्ध लगने लगी थी। ये पहला रात था और हमें लगा कि अगला दिन बहुत से नए संकेत और सवाल ले आएगा। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, पर होम्स की ठंडी दृढ़ता ने मुझे कुछ उम्मीद दी कि सच्चाई सामने आएगी। सुबह की हल्की धूप ऐश्वर्य विलास की ऊंची दीवारों पर पड़ रही थी, पर महल का माहौल अभी भी रात जैसा भारी था। सुरक्षा गार्डों के चेहरे थके हुए थे, परिवार वाले बेचैन थे और नौकर आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। मैं और होम्स सुबह सुबह ही महल पहुंच गए, क्योंकि होम्स को यकीन था कि रात की सच्चाई सुबह की शांति में बेहतर दिखेगी। हम सबसे पहले उस कमरे में पहुंचे जहां कार्तिकेय की लाश मिली थी। कमरा अभी भी वैसा ही था, शांत, ठंडा और दीवारों पर लगी पेंटिंगें जैसे अब भी कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। मगर आज कुछ चीजें साफ दिखाई दे रही थी जो रात के समय नजर नहीं आई। होम्स ने सबसे पहले उस अलमारी को खोला जिसमें कार्तिकेय का शव मिला था। मैंने गौर किया कि उस अलमारी के अंदर की लकड़ी बेहद पुरानी थी, पर उसकी एक तरफ चमकदार नई कोटिंग थी, मानो किसी ने हाल ही में इसकी मरम्मत की हो। होम्स फर्श पर घुटनों के बल बैठकर लकड़ी को हल्के से टटोलने लगा। उसके उंगलियों की नोक पर एक हल्की सी धूल लगी जो बाकी कमरे में नहीं थी।
उसने कहा, वॉटसन, ये धूल कमरे की नहीं, ये कहीं और की है। मैंने पूछा, क्या संभव है कि कोई इस अलमारी से पहले भी अंदर गया हो? होम्स ने मुस्कुराकर कहा, केवल कोई अंदर गया ही नहीं, बल्कि कुछ लाया भी गया है। हम दोबारा शव के पास गए। कार्तिकेय के गले पर बने निशान अब और साफ दिखाई दे रहे थे। निशान उंगलियों के नहीं थे, वे किसी पतली डोरी या धागे जैसे लग रहे थे, जैसे किसी ने एक छिपा हुआ फंदा इस्तेमाल किया हो। पर वो फंदा कहाँ है, किसी को नहीं पता था। हमने कार्तिकेय की जेबों में से वो कागज का टुकड़ा निकाला जिसे कल रात साफ नहीं देखा जा सका था। होम्स ने उसे रोशनी में रखा। कागज पर सिर्फ 3 शब्द दिखे, पर वे अधूरे थे। कमरा, कमल, दर। शब्द अधूरे थे, पर उनमें एक दिशा थी। कमरा, नीलकमल कक्ष। कमल, उस कमरे का नाम। दर, शायद दरवाजा या दराज या दरार। होम्स ने तुरंत कहा, वॉटसन, हमें अब उसी कमरे में जाना चाहिए जिसे लोग नीलकमल कक्ष कहते हैं। महल की ऊपरी मंजिल शांत थी, सिर्फ हमारी चालों की आवाज गूंज रही थी। सीढ़ियों के पास खड़ी एक नौकरानी ने डरते डरते कहा, साहब, उस कमरे में कई साल से कोई नहीं जाता। रात को वहां से अजीब आवाजें आती थी। होम्स ने पूछा, क्या कार्तिकेय उस कमरे में जाता था? नौकरानी ने सिर हिलाते हुए कहा, जी हां, पिछले 2 हफ्तों से। शाम को अकेला। हम कमरे के पहुंच के सामने खड़े हुए। दरवाजा बड़ा था, गहरे नीले रंग का, और उस पर कमल का उभरा हुआ निशान बना था। कमल का वही निशान जो कल रात हमें पुराने नक्शे में मिला था। होम्स ने दरवाजा खोला। कमरा अंदर से धुंधला और ठंडा था। खिड़कियां बंद थी और रोशनी कहीं से अंदर नहीं आती थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा लकड़ी का मेज था जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर पुराने फ्रेम लगे थे, पर सब खाली थे, जैसे किसी ने तस्वीरें निकाल ली हों। कमरे का सबसे अजीब हिस्सा वो बड़ी सी लकड़ी की अलमारी थी जो बिल्कुल कार्तिकेय की मृतलमारी जैसी थी। होम्स ने तुरंत जाकर उसे देखा। उस पर भी वही नई कोटिंग थी। मैंने पूछा, क्या यह भी मरम्मत की गई है? होम्स ने सिर हिलाकर कहा, हां, और शायद एक ही कारीगर ने दोनों अलमारियों पर काम किया है। अचानक होम्स ने उंगली उठाकर दीवार के कोने की ओर इशारा किया। वहां एक छोटी सी दरार थी, कुछ मिलीमीटर चौड़ी पर साफ दिखने वाली। वो दरार कमरे की पूरी लंबाई तक चल रही थी। होम्स बोला, यह दरार सामान्य नहीं है, यह किसी गुप्त रास्ते का हिस्सा है। मैंने आश्चर्य से कहा, गुप्त रास्ता? महल में? होम्स ने शांत स्वर में कहा, पुराने महलों में ऐसा होना आम बात है, पर सवाल यह है कि यह रास्ता कहा जाता है। हम दोनों ने मिलकर दरार को दबाया। शुरू में कुछ नहीं हुआ। फिर होम्स ने उस पुराने कमल के निशान को थोड़ा घुमाया। एक हल्की क्लिक की आवाज हुई और फिर दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। मेरी सांसें थम गई। हमारे सामने एक संकरा रास्ता खुल गया जो नीचे की ओर जाता था। अंधेरा गहरा था और एक ठंडी हवा हमारे चेहरे से टकराई। होम्स ने अपनी जेब से छोटी टॉर्च निकाली और रास्ते में रोशनी की। सीढ़ियां थी, पुरानी, टूटी फूटी और कई जगहों पर टूट चुकी। पर यह साफ था कि इस रास्ते का इस्तेमाल हाल ही में किया गया है। धूल पर जूतों के निशान थे, एक से अधिक। होम्स बोला, वॉटसन, यह हत्या बाहर से नहीं, अंदर से हुई है। हम धीरे धीरे नीचे की ओर उतरने लगे। दीवारों पर नमी थी, फर्श फिसलन भरा था और हवा में पुराने लकड़ी और धातु की गंध थी। कई जगह रस्सियों के टुकड़े लटके थे, कुछ जगह ताखे थे जिन पर धूल कम थी, मानो किसी ने हाल ही में छुआ हो। सीढ़ियां उतर होते होते हम नीचे एक छोटे गोल कमरे में पहुंचे। यह कमरा बिल्कुल किसी पुराने तहखाने जैसा था। वहां 3 चीजें बहुत अजीब दिखी। एक छोटी टेबल पर बिखरे कागज, चमड़े का एक टूटा जूता, एक पुरानी सी शीशी
जिसमें हल्की नीली सुगंध थी। होम्स ने शीशी उठाई और सूंघा। उसने तुरंत कहा, "यह वही खुशबू है जो नौकरों ने नीलकमल कक्ष में बताई थी।" फिर उसने हल्की आवाज में कहा, "यह एक खास तरह का शांतिदायक रसायन है, बहुत ताकतवर।" मैंने पूछा, "क्या इसका उपयोग सांस रोकने या गला दबाने में मदद करता है?" होम्स ने कहा, "हां, अगर इसे कपड़े पर डालकर किसी की नाक के पास लाया जाए तो इंसान कुछ ही सेकंड में बेहोश हो जाता है।" मैं समझ गया कि कार्तिकेय को बेहोश करने की कोशिश पहले की गई होगी। उसके बाद उसे फंदे से मारा गया। पर सवाल था, ये सब करने वाला था कौन? होम्स ने मेज से पड़े कागज उठाए। उनमें से एक पर वही चिन्ह बना था, कमल, और उसके अंदर एक तीर। नीचे लिखा था, कमरे की मरम्मत सिर्फ वही व्यक्ति करे जिसे सुरक्षा मंजूर करे। और नीचे हस्ताक्षर था, वेडी। मैं चौंक गया। क्या वेडी मतलब विक्रम देसाई? वो वही व्यापारी था जिससे कार्तिकेय दोपहर में मिला था, और उसने दावा किया था कि वो महल से शाम को चला गया था। होम्स ने कागज का दूसरा पन्ना खोला। उसमें लिखा था, गुप्त रास्ता पुराने तहखाने तक खुलता है, कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं और कार्तिकेय। और नीचे एक और अक्षर, आर। मैंने पूछा, ये आर कौन है? रीता, वो महिला जिसने पत्र भेजा था? होम्स ने शांत होकर कहा, संभव है, या कोई तीसरा। हमें और भी कागज मिले जिन पर कुछ अजीब संकेत, कुछ तारीखें और कुछ लेन देन लिखे थे। एक कागज पर बड़े अक्षरों में लिखा था, किसी पर भरोसा मत करना, घर में भी नहीं। तहखाने के पीछे एक और छोटी दरवाजा था। हमने उसे खोला और देखा कि अंदर एक छोटा सा कमरा है, लगभग 4 बाई 4 फीट का। कमरे में एक पुरानी लोहे की कुर्सी थी और दीवार पर धातु का एक हुक लगा था। हुक ऐसा था जैसे फंदा बांधने के लिए बनाया गया हो। होम्स बोला, वॉटसन, यह हत्या इसी जगह से प्लान की गई थी। सीधा समझ आया कि अपराधी ने गुप्त रास्ते से नीलकमल कक्ष में प्रवेश किया, वहां से छिपते हुए कार्तिकेय के कमरे तक पहुंचा, उसे बेहोश किया और अलमारी के पास ले गया, फिर फंदे से गला दबाया और वापस इसी रास्ते से भाग गया। लेकिन सवाल वही, कौन? तहखाने में पड़े टूटे जूते पर होम्स ने ध्यान दिया। वो जूता काफी महंगा था, आम नौकर का नहीं हो सकता था। होम्स ने उसका तला देखा और बोला, यह खास डिजाइन है। ये जूते भारत में कम ही लोग पहनते हैं, और शहर में मैं सिर्फ एक व्यक्ति को जानता हूं जो ऐसे जूते पहनता है। मैंने तुरंत पूछा, कौन? होम्स ने नीचे झुककर जूता उठाया और धीरे से कहा, विक्रम देसाई। मैं सन्न रह गया। विक्रम देसाई, कार्तिकेय का व्यापारिक प्रतिद्वंद्वी। वो कल रात महल में आया था और वही सबसे पहले अलिबाय लेकर तैयार था। होम्स ने कहा, यह अभी निष्कर्ष नहीं, पर अभी हम उसके पीछे जाएंगे नहीं। मैंने हैरानी से पूछा, क्यों? होम्स ने गंभीर होकर कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि असली अपराधी वो नहीं है, वो सिर्फ एक मोहरा है। नीलकमल कक्ष के गुप्त रास्ते से लौटने के बाद महल का माहौल और भी भारी लग रहा था। हर चेहरे पर डर, तनाव और शक एक साथ तैर रहा था। होम्स ने नीचे आते ही कहा, वॉटसन, अब हमें परिवार से एक एक करके बात करनी होगी। हर सच, हर झूठ किसी चेहरे में छुपा होगा। हम दोनों बड़े हॉल में पहुंचे। इसी जगह कल रात कार्तिकेय का शव पाया गया था। आज वहां सिर्फ शांत हवा चल रही थी, पर दीवारों पर लगी आंखें जैसे अब भी देख रही हों कि वास्तव में हत्या किसने की। मैंने पूरे परिवार को देखा, कार्तिकेय की पत्नी अनन्या, उनका बेटा समर, बेटी चार्वी, कार्तिकेय का छोटा भाई निखिल और घर के कुछ बेहद करीबी लोग। हर व्यक्ति अपनी जगह पर बेचैन बैठा था, पर होम्स की आंखें किसी एक पर नहीं रुकी। वो सभी को बराबरी से देख रहा था। अनन्या की आंखें भरी हुई थी, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सख्ती थी।
होम्स ने विनम्र स्वर में पूछा, सुश्री अनन्या, क्या आपके पति अक्सर नीलकमल कक्ष में जाते थे? अनन्या ने धीमी आवाज में कहा, हां, पिछले 2 हफ्तों से वो शाम को वहां जाते थे। मैं पूछती भी, पर कहते कि पुरानी चीजें देख रहा हूं। होम्स ने अगला सवाल पूछा, क्या आपको किसी और बात का अंदेशा था? कोई झगड़ा, कोई खतरा? अनन्या ने एक पल रुककर कहा, हां, पिछले कुछ समय से वो परेशान थे। अक्सर रात में जाग जाते थे। कहते थे कि कोई उनका पीछा कर रहा है। मैं हैरान हो गया। कोई पीछा कर रहा था? कौन? अनन्या ने धीमी आवाज में कहा। उन्हें शक था कि घर में कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। होम्स की आंखों में हल्की चमक आई। ये वही संकेत था जिसकी उसे तलाश थी। समर लगभग 25 से 26 साल का युवक था, पर चेहरे पर चिंता और कहीं न कहीं चिढ़ का मिश्रण था। वो बार बार अपने हाथों को मसल रहा था। होम्स ने उससे पूछा, समर, आपके पिता रात को कब सोते थे? समर ने कहा, आमतौर पर 11 बजे, पर पिछले कुछ दिनों से वो देर तक जागते थे। होम्स ने दूसरा सवाल दागा, क्या आप कल रात 12 बजे कहा थे? समर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं अपनी स्टडी में था, पढ़ाई कर रहा था। होम्स ने पूछा, कोई आपको वहां देख सकता है? समर की आंखें तुरंत नीचे गिर गई। नहीं, मैं अकेला था। होम्स ने वॉटसन की ओर देखा। यह साफ था कि समर झूठ बोल रहा था। मैंने तुरंत पूछा, समर, तुम्हारे पिताजी से क्या तुम्हारा झगड़ा था? समर ने गुस्से में कहा, झगड़ा? नहीं, हां, असहमति थी। वो हर चीज कंट्रोल करते थे। मेरी जिंदगी, मेरी पढ़ाई, मेरा करियर। उन्होंने कभी मुझे अपनी मर्जी नहीं करने दी। उसके गुस्से में दुख भी मिला था। पर क्या वो गुस्सा इतना बड़ा था कि वो पिता को मार दे? होम्स ने कहा, समर, तुम्हारे जूते कहाँ हैं? समर चौंका, जूते? क्यों? होम्स ने शांत आवाज में कहा, कल रात के। समर ने घबराहट छुपाते हुए कहा, वे तो मेरे कमरे में हैं। होम्स ने कहा, कृपया ले आओ। समर उठा और तेज कदमों से चला गया। ये घबराहट साफ थी। चार्वी करीब 22 साल की थी। दिखने में शांत और डर के मारे बिल्कुल सकुचाई हुई। वो बार बार अपने नाखून चबा रही थी। होम्स ने उससे कोमल आवाज में पूछा, चार्वी, तुम अपने पिता के सबसे करीब थी। क्या तुमने पिछले दिनों कुछ अजीब महसूस किया? चार्वी की आंखें भर आई। पापा बहुत परेशान थे। वो कहते थे कि किसी पर भरोसा मत करना। वो अपनी एक फाइल हमेशा अपने पास रखते थे। उसे कभी किसी को नहीं दिखाते थे। मैंने पूछा, कौन सी फाइल? चार्वी ने कहा, ब्लू फोल्डर नाम की। उससे वो किसी को छूने भी नहीं देते थे। होम्स ने पूछा, फाइल अब कहाँ है? चार्वी बोली, पता नहीं, उनकी मौत के बाद नहीं मिली। यानी वो फाइल गायब थी। और होम्स के चेहरे पर गहरी सोच उतर आई। निखिल परिहार कार्तिकेय का छोटा भाई था। लगभग 40 साल का, सधा हुआ चेहरा, चालाक आंखें। उसके चेहरे पर इतना गम नहीं दिख रहा था जितना बाकी परिवार पर था। होम्स ने पूछा, निखिल जी, क्या आप और कार्तिकेय साथ में व्यापार संभालते थे? निखिल ने मुस्कुरा कर कहा, साथ में। हां और नहीं। वो बड़े भाई थे, नियंत्रण उनका था। मैं बस सलाह देता था। होम्स ने घूरते हुए पूछा, क्या आपसे उनका कोई बड़ा मतभेद हुआ था? निखिल बोला, मतभेद हर खानदान में होते हैं, पर मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं था। पर उसका चेहरा कुछ और कह रहा था। होम्स ने अचानक सवाल दागा, क्या आपको गुप्त रास्ते के बारे में पता था? निखिल का चेहरा अचानक सफेद पड़ गया। कौन सा रास्ता? यही रिएक्शन होम्स पकड़ना चाहता था। समर भागता हुआ आया। उसके हाथ में जूते थे। होम्स ने तुरंत जूतों का तलवा देखा। मैंने सीढ़ियों के पास मिले जूतों का निशान याद किया। वो गोल और ऊंचे डिजाइन वाला था। और समर के जूते बिल्कुल अलग थे। होम्स ने कहा, समर, तुम जा सकते हो,
लेकिन सच छुपाने की कोशिश मत करना, हमें सब पता चल जाएगा। समर गुस्से में चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, और वो बाहर निकल गया। उसकी चाल में डर था, पर दोष नहीं। ऐसा लगा कि वो सच में निर्दोष है, पर किसी बात से डरा है। सूत्र 1, फाइल गायब है। सूत्र 2, कार्तिकेय के गले पर डोरी के निशान। सूत्र 3, नीलकमल कक्ष में गुप्त रास्ता। सूत्र 4, नीचे मिले जूते उद्योगपति विक्रम देसाई के जैसे। सूत्र 5, परिवार में छुपा कोई बड़ा राज। अब होम्स ने सबको कमरे से निकलने को कहा और मुझे इशारा किया कि हम अकेले में बात करें। होम्स ने धीमी आवाज में कहा, वॉटसन, ये हत्या पैसों वाली नहीं, ये राज वाली हत्या है। मैंने पूछा, राज? कौन सा? होम्स ने कहा, कार्तिकेय के पास कोई बहुत बड़ा सच था, जिसे वो ब्लू फोल्डर में रखता था। उसी सच के कारण उसकी हत्या हुई है। मैंने पूछा, क्या विक्रम देसाई ने हत्या की? होम्स ने कहा, विक्रम फंसा हुआ मोहरा है। ये जूता उसका हो सकता है, पर उसने जानबूझकर नहीं खोया। किसी ने उसका जूता यहां डाला है ताकि शक उसी पर जाए। मैं सन्न रह गया। तो असली अपराधी कौन? होम्स ने कहा, वो जो गुप्त रास्ते को जानता था। मैंने कहा, तो परिवार का कोई? होम्स बोल पड़ा, हां, और वो व्यक्ति इतना चालाक है कि उसने अपने हाथ साफ रखे हैं। इसी बीच ऊपर से एक चीख सुनाई दी। आ! हम दोनों दौड़कर ऊपर पहुंचे। चारवी कमरे के बाहर खड़ी कांप रही थी। उसने कहा, मेरी स्टडी की दराज में कुछ मिला है। हम उसके कमरे में गए। दराज खोली गई और अंदर था वही ब्लू फोल्डर। मैंने नहीं सोचा था कि वो फाइल बेटी के कमरे में मिलेगी। चारवी रोते हुए बोली, मैंने इसे कभी नहीं देखा। कोई इसे यहां रख कर गया है। होम्स ने तुरंत फोल्डर खोला। फाइल में कुछ बड़े कागज थे। उन पर ऑफशोर खातों के नाम, बड़ी रकम के लेन देन और एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट। होम्स के चेहरे पर गहराई उतर आई। फाइल के सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मुझे कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार घर का ही कोई है। नीचे लिखा था एनपी। मैं हक्का बक्का रह गया। एनपी यानी निखिल परिहार, कार्तिकेय का छोटा भाई। चारवी चीख उठी, चाचा, ऐसा कैसे? होम्स ने गहरी सांस ली। नहीं चारवी, ये तुम्हारे चाचा की लिखावट नहीं। मैंने हैरानी से पूछा, मतलब? होम्स ने कहा, यह हस्ताक्षर नकली है। किसी ने जानबूझकर दोष निखिल पर डालने के लिए यह सब रखा है। मैं स्तब्ध था। तो अब एक और खेल, एक और झूठ। मतलब असली अपराधी अभी भी खुला घूम रहा है। और तभी होम्स बोला, वॉटसन, असली अपराधी वह है जो आज तक सबसे शांत, सबसे भावुक और सबसे निर्दोष दिख रहा है। मैंने पलटकर चारवी को देखा। उसकी आंखें सहमी हुई थी। फिर अनन्या बाहर आई। उसके चेहरे पर हैरानी थी। और तभी होम्स ने धीरे से कहा, वॉटसन, हम गलत लोगों पर ध्यान दे रहे थे। तीसरा दिन सबसे बड़ा सच खोलेगा। महल की हवा में एक अजीब भारीपन था। ब्लू फोल्डर मिलने के बाद घर के हर व्यक्ति का चेहरा जैसे अपना रंग खो चुका था। चारवी की आंखों में डर था। समर गुस्से में था। अनन्या चुप थी और निखिल कुछ अलग ही बेचैनी में। होम्स ब्लू फोल्डर को ध्यान से पलट रहा था। उसकी आंखें एक एक लाइन पढ़ते हुए किसी गहरी गणना में थी। मैंने पूछा, होम्स, आपको किसी का अंदेशा है? उसने धीमी आवाज में कहा, वॉटसन, इस फोल्डर में जो लिखा है वो हत्या का असली कारण बताता है, पर असली खेल किसी और ने खेला है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि कौन इतना बड़ा दाव खेल सकता है। होम्स ने एक पन्ना निकाला जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, ऑफशोर अकाउंट 58 करोड़ रुपए। नीचे 3 नाम थे, कार्तिकेय परिहार, निखिल परिहार, और तीसरा नाम आंशिक रूप से मिटाया गया था। होम्स ने कहा, वॉटसन, ये 3 लोगों का संयुक्त खाता था, पर किसी ने तीसरा नाम जानबूझकर मिटाया है। मैंने पूछा, क्या वो तीसरा नाम परिवार का कोई सदस्य हो सकता है? होम्स ने कहा, निश्चय ही,
और वही असली गुनहगार भी हो सकता है। मैंने आश्चर्य से कहा, पर क्यों? इतना बड़ा खेल क्यों? होम्स बोला, क्योंकि ये पैसा गलत तरीके से कमाया गया था और कार्तिकेय इस पैसे को लेकर किसी से टकराने वाला था। फोल्डर में आगे कुछ दस्तावेज मिले जिनमें लिखा था, यदि कोई इस खाते का राज खोलेगा तो घर बर्बाद हो जाएगा, अतः इसे गोपनीय रखें। नीचे हस्ताक्षर था और मैंने तुरंत कहा, आर रीता। होम्स ने कहा, संभव है, पर रीता का घर छोड़कर सालों पहले चले जाना और फिर अचानक पत्र भेजना, यह सब संयोग नहीं हो सकता। इसी बीच बाहर से किसी नौकर की आवाज आई, साहब, नीचे विक्रम देसाई आए हैं। मैं चौंक गया। वो वही व्यक्ति था जिसका जूता तहखाने में मिला था। विक्रम देसाई अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। होम्स ने महासंयत स्वर में पूछा, मिस्टर देसाई, ये जूता आपका है? होम्स ने उसके सामने तहखाने में मिला जूता रखा। विक्रम ने देखा और घबराकर कहा, ये मेरे जैसा लगता है, पर मेरा नहीं है। मेरे जूते कल रात मेरे घर पर थे। होम्स ने कहा, आप कल रात किस समय महल से निकले थे? विक्रम ने कहा, करीब 9:63 होम्स ने पूछा, कोई आपको उस समय देख सकता है? विक्रम ने कहा, हां, मेरे ड्राइवर ने मुझे घर छोड़ा। मैं अकेला घर गया और सो गया। होम्स बोला, क्या आप जानते हैं कि कार्तिकेय और निखिल के साथ आपका ऑफशोर खाता था? विक्रम का चेहरा उतर गया। वो डरते हुए बोला, हां, लेकिन वो पुराना मामला है, हमने सब खत्म कर दिया था। होम्स ने कहा, किसने आपको कहा था इसे खत्म करने के लिए? विक्रम ने कहा, कार्तिकेय ने, और किसी ने भी, खासकर रीता ने। मैं चौंक गया। रीता फिर से? विक्रम ने कहा, रीता पहले कार्तिकेय की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण थी। वो बिजनेस का दिमाग थी, पर बाद में वो गायब हो गई। होम्स ने फाइल का आखिरी पन्ना उठाया। इस फाइल में लिखा है कि वो राज सिर्फ 2 लोगों ने जाना था, कार्तिकेय और रीता। विक्रम ने धीरे से कहा, हां, और जो भी वो राज है, किसी ने उसे हथियार बना लिया। विक्रम चला गया। होम्स ने मुझसे कहा, वॉटसन, यह खेल बहुत सीधे तौर पर विक्रम ने नहीं खेला, वो केवल मोहरा है। मैंने पूछा, तो फिर कौन? होम्स बोला, अपराधी ऐसा आदमी है जो महल को अच्छे से जानता है, गुप्त रास्तों को जानता है, परिवार के हर सदस्य की कमजोरी जानता है और पुराने पैसे वाले मामलों में शामिल था। मैंने कहा, तो निखिल? होम्स ने सिर हिलाया, नहीं, निखिल उतना चालाक नहीं है। मैंने कहा, तो समर? नहीं, समर भावुक है, हत्यारे की तरह ठंडा दिमाग नहीं। मैंने कहा, चार्वी? होम्स ने घूरते हुए कहा, चार्वी नहीं। लेकिन चार्वी के कमरे में फाइल कौन रख सकता है? मेरी आंखें फैल गई। मतलब, कोई घर का सदस्य जिसे उसके कमरे में जाने से रोक नहीं सकता? होम्स ने कहा, हां, और वो व्यक्ति है अनन्या। मैं चौंक गया। कार्तिकेय की पत्नी? वही अनन्या जो रो रही थी? होम्स बोला, सोचो वॉटसन, अनन्या हर कमरे में जा सकती है। उसे मालूम था कार्तिकेय रात में परेशान रहता था। उसे फाइलों का पता था। उसके पास सबसे अच्छा मौका था फाइल चुराकर किसी और के कमरे में रखने का। और कार्तिकेय की मौत उसके लिए सिर्फ दुख नहीं, आजादी भी ला सकती थी। मैंने पूछा, आजादी? होम्स बोला, हां वॉटसन, अनन्या और कार्तिकेय का रिश्ता अच्छा नहीं था। वो अलग होना चाहती थी। मैंने अवाक होकर कहा, और वो पैसे का भी फायदा उठा सकती थी? होम्स ने कहा, वॉटसन, हत्या का मकसद अक्सर 3 चीजें होती हैं, पैसा, बदला या डर, और अनन्या के पास ये तीनों कारण थे। ठीक उसी पल अनन्या महल में नीचे आई। वो रो रही थी और बोल रही थी, आप लोग मेरे परिवार को क्यों परेशान कर रहे हैं? जैसे ही वो पास आई, होम्स ने उसकी गर्दन में पहना लॉकेट देखा। मैंने तुरंत पहचाना, ये वही लॉकेट था जो कल रात कार्तिकेय के गले में था।
बस फर्क ये था कि कार्तिकेय के लॉकेट में एक छोटा सा चमकीला पदार्थ लगा था और अनन्या के लॉकेट पर भी वैसा ही निशान था। होम्स ने धीमी आवाज में कहा, वॉटसन, दो समान लॉकेट क्यों? मैंने कहा, क्योंकि ये दोनों के बीच किसी खास जुड़ाव का निशान होगा। होम्स ने धीरे से कहा, या फिर हत्या का औजार। मैं सन्न रह गया। होम्स अनन्या के पास जाकर बोला, सुश्री अनन्या, क्या मैं आपका लॉकेट देख सकता हूं? अनन्या घबरा गई। नहीं। क्यों? होम्स ने कहा, क्योंकि कार्तिकेय के लॉकेट पर वही निशान है जो आपके लॉकेट पर है। अनन्या के चेहरे से रंग उड़ गया। इससे पहले कि वो कुछ कहती, होम्स ने उसकी गर्दन के पास के हिस्से को देखा। वहां नीले रसायन का हल्का धब्बा था। उसी रसायन की खुशबू तहखाने में मिली थी। इससे पहले कि वो भागे, होम्स ने कहा, यही वो रसायन है जिससे कार्तिकेय बेहोश हुआ। अनन्या हड़बड़ा गई। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। होम्स बोला, आपने उसे लॉकेट के अंदर छुपाकर सुंघाया। वो बेहोश हुआ। फिर गुप्त रास्ते से किसी ने उसे अलमारी तक घसीटा। मैंने पूछा, तो अनन्या ने अकेले ये किया? होम्स ने कहा, नहीं वॉटसन, उसने अकेले नहीं किया। अपराधी दो लोग हैं। मैं दंग रह गया। होम्स ने कहा, अनन्या के साथ किसी और ने मिलकर यह प्लान बनाया। कोई ऐसा जो कार्तिकेय के साथ था, जो पैसे में हिस्सा रखता था और जो गुप्त रास्ते को जानता था। मैंने कहा, निखिल? होम्स ने कहा, निहित शक है, पर निखिल इतना साहसी नहीं कि हत्या कर दे। मैंने कहा, समर? होम्स ने कहा, समर ने अपने पिता से झगड़ा किया, पर वो हत्या नहीं कर सकता। मैंने पूछा, तो फिर कौन? होम्स बोला, वो व्यक्ति जो बाहर से मासूम दिखता है, जो सबका भरोसा जीत चुका है और जिसे कोई शक भी नहीं करता। मैंने चौंक कर पूछा, कौन? होम्स ने धीमी, गंभीर आवाज में कहा, चार्वी। मैं पीछे हट गया जैसे किसी ने अचानक धक्का दे दिया हो। कार्तिकेय की प्यारी बेटी, वो मासूम दिखने वाली लड़की? होम्स ने कहा, चार्वी के कमरे में ब्लू फोल्डर रखा नहीं गया था। उसे पता था कि हम उसे वही तलाशेंगे। चार्वी ने ही फोल्डर छुपाया था। चार्वी को गुप्त रास्ते का पता था। चार्वी ने अपने जूते बदले ताकि निशान न मिले, और चार्वी ही वो तीसरा नाम है जो खाते में मिटाया गया था। आर नहीं, वो सी था। मेरे मुंह से शब्द निकलना मुश्किल हो गया। होम्स के मुंह से चार्वी शब्द निकलते ही महल की हवा मानो जम गई। हॉल में बैठे सभी सदस्य एक दूसरे को देखने लगे, जैसे किसी ने अचानक बिजली काट दी हो और सब अंधेरे में सच खोज रहे हों। चार्वी उस समय बानी बैठी थी, कांपते हाथों से अपना दुपट्टा पकड़े हुए। उसकी आंखों में मासूमियत थी, पर मासूमियत हमेशा सच नहीं होती। मैंने डर और अविश्वास से कहा, होम्स, क्या तुम सच में कह रहे हो? चार्वी, वो तो अपने पिता से बेहद प्यार करती थी। होम्स ने कहा, वॉटसन, प्यार और अपराध एक साथ चल सकते हैं। कई बार सबसे बड़ा अपराध वही करता है जिसे सबसे ज्यादा प्यार मिला हो या जिसकी सबसे बड़ी उम्मीदें टूटी हों। चार्वी ने फटी आंखों से कहा, आप लोग पागल हैं। मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपने पापा से बेहद प्यार करती थी। होम्स उसके पास गया, धीरे और स्थिर कदमों से। उसकी आवाज बेहद शांत थी, पर उस शांति में एक तरह की तलवार छिपी थी। चार्वी, होम्स बोला, तुम वही हो जिसने सबसे पहले ब्लू फोल्डर ढूंढा। तुम्हारी चीख सबसे पहले सुनाई दी, पर असल में वो फोल्डर तुम्हें ढूंढना नहीं था, तुम्हें हमें दिखाना था। चार्वी, नहीं, ऐसा नहीं है। होम्स, वो फोल्डर तुम्हारे कमरे में क्यों था? क्योंकि तुम जानती थी कि हम वही खोज करेंगे। क्योंकि तुम चाहती थी कि संदेह किसी और पर जाए, तुम्हारी मां पर या चाचा पर या भाई पर। चार्वी की सांसें तेज हो गई। होम्स बोला,
तुम्हें नीलकमल कक्ष के गुप्त रास्ते की जानकारी कैसे थी? क्योंकि तुम छोटी थी जब तुम्हारी दादी ने तुम्हें ये महल घुमाया था। तुम्हें याद आया ना वो रास्ता? चार्वी ने कहा, आप झूठ बोल रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता। होम्स, अच्छा, तो फिर गुप्त रास्ते में मिले उसी नीली सुगंध वाले रसायन का धब्बा तुम्हारी अलमारी पर कैसे पहुंचा? चार्वी का चेहरा सफेद हो गया। मैंने अनन्या की ओर देखा। वो चौंक गई थी। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बेटी, ये संभव नहीं। होम्स ने कहा, अनन्या, आपने भी साफ साफ नहीं बताया कि कार्तिकेय किस राज से डर रहा था। आपको पता था कि वो ब्लू फोल्डर हमेशा अपने पास रखता है। आपने वो फोल्डर नहीं रखा, चार्वी ने रखा था, पर आपकी अनुमति के बिना नहीं। अनन्या एक पल के लिए चुप हो गई और फिर उसकी आंखें भर आई। मैंने सोचा, वो बस अपने पिता से नाराज है। मुझे नहीं पता था कि बात इतनी आगे चली जाएगी। हॉल में सन्नाटा फैल गया। चार्वी अचानक खड़ी हुई। उसकी आंखें अब भीगी नहीं थी, वे भरी थी क्रोध से। हां, मैंने नीलकमल कक्ष देखा था। हां, मुझे गुप्त रास्ता पता था। हां, मैंने फोल्डर लिया था। तो क्या हुआ? वो मेरा पिता था, पर वो मुझे कभी समझता नहीं था। वो सिर्फ समर की बात सुनता था। वो मेरी कोई कद्र नहीं करता था। उसकी आवाज कांपने लगी, पर वो बोलती रही। वो मेरे सपनों पर हंसता था, कहता था कि लड़कियों को घर संभालना चाहिए। मैंने स्कॉलरशिप पाई, पर उसने मुझे विदेश भेजने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे लगता था कि मैं अकेले नहीं संभाल पाऊंगी। उसकी आंखों में आग थी। मैंने धीरे से पूछा, चार्वी, तुम्हारी नाराजगी समझ में आती है, पर हत्या क्यों? चार्वी चिल्लाई, क्योंकि मेरे पास एक रास्ता था। वो ब्लू फोल्डर, उसमें क्या था आप जानते हैं? मेरे पिता और चाचा के गंदे पैसे, वो अकाउंट, वो करोड़ों। मैंने उन्हें कहा कि मैं विदेश जाना चाहती हूं। वो हंसे, कहा कि लड़कियां बिजनेस नहीं संभाल सकती। मैंने उनसे कहा कि मैं वो फोल्डर बाहर ले जाऊंगी, सारे राज खोल दूंगी। चार्वी रोने लगी। उन्होंने मुझे बंद कमरे में रखा, कहा कि मैं घर की एस्त बर्बाद कर दूंगी। होम्स ने शांत स्वर में कहा, तो तुमने फैसला किया उन्हें हटाने का? चार्वी ने सिर झुका लिया। होम्स बोला, पर वॉटसन, हत्या चार्वी ने अकेले नहीं की। मैं चौंक गया। क्या? कौन? अनन्या? होम्स ने कहा, नहीं अनन्या। अनन्या ने सिर्फ रसायन वाला लॉकेट मिलने दिया, पर हत्या में उसकी सीधी भूमिका नहीं। होम्स ने नजरें घुमाई और एक व्यक्ति पर आकर रुकी। समर। समर जो अब तक चुप था, दीवार से सिर टिकाकर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे, गुस्सा था, भय था और एक अजीब सी खालीपन। होम्स बोला, समर, तुमने ही फंदा बांधा था। समर ने चेहरा उठाया। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। हां, उसने कहा, सही है, मैंने ही गला घोंटा था। हॉल में लोग सांस तक रोक कर खड़े हो गए। समर ने धीमे स्वर में बताया, पापा मुझे हर चीज में नीचा दिखाते थे, कहते थे मैं लायक नहीं हूं, कोई फैसला खुद नहीं ले सकता। चार्वी रो रही थी। उसने मुझे ब्लू फोल्डर दिखाया। हम दोनों ने सोचा, या तो पापा हमें आजाद करेंगे या हमें खुद आजादी लेनी पड़ेगी। होम्स ने पूछा, योजना कैसे बनी? समर बोला, चार्वी ने रसायन लाया। मां को लगा वो दवा है। उसे पता नहीं था कि हम उसका क्या उपयोग करेंगे। उस रात मैं गुप्त रास्ते से गया। चार्वी ने पापा को बेहोश किया। मैंने फंदा बांधा, क्योंकि मैं उनकी आंख में आग डालकर सच नहीं कह सका। उसकी आवाज टूट गई। मैं बस आजाद होना चाहता था। होम्स बोला, लेकिन वॉटसन, असली बात यह नहीं कि उन्होंने हत्या की। मैं चौंका। क्या? तो फिर? होम्स बोला, असली बात यह है कि कार्तिकेय बेहोश था पर मरा नहीं था। सभी बोल उठे, क्या? होम्स ने कहा, उसकी मौत फंदे से नहीं हुई, उसकी मौत जहरीली गैस से हुई।
नीलकमल कक्ष के गुप्त रास्ते में लगी पुरानी पाइपलाइन से निकली हुई गैस से, जिसे चार्वी ने ही चालू किया था। समर सिर्फ फंदा बांध रहा था, पर कार्तिकेय तब तक मर चुका था। चार्वी चिल्लाई, नहीं, आपने कहा था यह सिर्फ बेहोश करने वाली गैस है। समर उसकी ओर देखने लगा। तुमने कहा था पापा को चोट नहीं पहुंचेगी। चार्वी पीछे हट गई। मैंने नहीं सोचा था कि। होम्स बोला, चार्वी, तुम सोच समझकर काम करती हो। यह दुर्घटना नहीं, योजनाबद्ध हत्या थी। चार्वी सन्न होकर बैठ गई। पुलिस की गाड़ियों के सायरन दूर से सुनाई दे रहे थे और हर आवाज महल की दीवारों से टकराकर जैसे घरवालों के दिलों में उतर रही थी। चार्वी जमीन पर बैठी थी। उसके चेहरे पर टूटे हुए सपनों की छाया साफ दिख रही थी। समर किनारे खड़ा था, इतना शांत कि वो खुद भी शायद समझ नहीं पा रहा था कि उसने क्या किया और किस हद तक पहुंच गया। अनन्या रो रही थी, बार बार कह रही थी कि वो अपनी बेटी और बेटे को बचाना चाहती थी, पर उसे नहीं पता था कि सब इतना गंभीर है। होम्स धीरे धीरे हॉल के बीच में चलता रहा, मानो हर कदम के साथ वो महल की दीवारों से बातें कर रहा हो। मैं उसके पीछे खड़ा था। मेरा मन भारी और उलझा हुआ था। इतना बड़ा अपराध, इतनी बड़ी साजिश, और ये सब दो बच्चों ने मिलकर किया। ये विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन होम्स की आंखें अभी भी शांत नहीं थी, मानो उसे अभी भी कुछ कहना है, कुछ जो बाकी सबको हिला देगा। मैंने धीरे से पूछा, क्या कहानी यही खत्म हो गई, होम्स? होम्स ने बिना मेरी तरफ देखे कहा, नहीं वॉटसन, कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो अभी अभी शुरू हुई है। मैं चौंक गया। कैसे? अपराधी सामने है, मकसद सामने है, तरीका सामने है। होम्स ने मुड़कर मेरी ओर देखा। हां, अपराधी सामने है, पर सारा खेल उन्होंने अकेले नहीं रचा। मेरे पांव जैसे जम गए। क्या? तुम कहना क्या चाहते हो? होम्स ने इशारा किया कि सब लोग उसकी बात सुने। हॉल एकदम शांत हो गया। किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो बोल सके। होम्स ने कहा, समर और चार्वी ने अपने पिता की हत्या की योजना बनाई, पर यह योजना उनके दिमाग में खुद से नहीं आई। किसी ने उन्हें धीरे धीरे महीनों तक उकसाया, उनके बीच नफरत का बीज बोया और सही समय आने पर उन्हें आगे बढ़ा दिया। मैं हैरानी से बोला, कौन करेगा ऐसा? होम्स ने आसपास नजर दौड़ाई और फिर बहुत धीरे से बोला, वो व्यक्ति जो वर्षों से कार्तिकेय के पैसे, ताकत और फैसलों से दबा हुआ था, जिसे लगता था कि कार्तिकेय की मौजूदगी में उसका कोई भविष्य नहीं, और जो इन बच्चों को एक साधन की तरह इस्तेमाल कर सकता था। हॉल में सबकी सांसें अटक गई। सभी की नजरें एक साथ उस व्यक्ति पर गई। निखिल परिहार, कार्तिकेय का छोटा भाई, जिसका चेहरा अब बिल्कुल पीला पड़ चुका था। वो कुर्सी की पीठ पकड़कर खड़ा था, जैसे उसके पैरों में अचानक जान खत्म हो गई हो। मैंने अविश्वास में कहा, निखिल, क्या उसने ये सब योजना बनाई? लेकिन उसने खुद कहा था कि उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं। होम्स ने तीखी आवाज में कहा, यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, वॉटसन। वो शुरुआत से ही बीच में था, न बहुत आगे न बहुत पीछे। वो हर बात जानता था, लेकिन किसी पर शक न आए ऐसा व्यवहार करता था। निखिल कांप रहा था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो अचानक चिल्लाया, तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं अपने भाई से प्यार करता था। होम्स धीरे से हंसा, सबूत? तुम्हें लगता है मैं बिना सबूत के किसी पर आरोप लगा दूंगा? वो नीलकमल कक्ष से मिले पुराने कागजों का बंडल निकाला और एक पन्ना हवा में लहराया। ये देखो। मैंने पास जाकर देखा। ये वही कागज था जिस पर कमल का चिन्ह और एक तीर बना था। उसके नीचे लिखा था, गुप्त रास्ते का प्रवेश नई मरम्मत के बाद सुरक्षित। एनपी। निखिल की सांसें तेज हो गई। ये तो पुराना कागज है। होम्स बोला, पुराना? नहीं निखिल,
इसे सिर्फ 2 महीने पहले आपने खुद लिखा था। स्याही का रंग, पेन का निशान और कागज की ताजगी ये साफ बताती है। निखिल पीछे हट गया। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। होम्स शांत आवाज में बोलता रहा, तुम्हें कार्तिकेय के ऑफशोर अकाउंट की पूरी जानकारी थी। तुम्हें पता था कि अगर वो सारा राज खोल देगा तो सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होगा। कार्तिकेय तुम्हें व्यापार से निकालने वाला था। निखिल ने चीख कर कहा, उसने हमेशा मुझे नीचा दिखाया। मैंने भी मेहनत की थी, पर वो सिर्फ खुद को आगे रखता था। होम्स ने ठंडी आवाज में कहा, इसलिए तुमने वही रास्ता चुना, वो रास्ता जो चालाक लोग चुनते हैं। खुद क्यों हाथ गंदे करते, जब बहन भाई को बहला फुसलाकर, समझा सिखाकर, धीरे धीरे नफरत दिलाकर तुम ये काम उनसे करवाते सकते थे। चारवी अचानक चिल्लाई, चाचा, आपने कहा था कि पापा मुझसे नफरत करते हैं। आपने कहा था कि वो मुझे कभी विदेश नहीं भेजेंगे। समर भी चिल्लाया, आपने ही बार बार कहा कि पापा हमें बर्बाद कर देंगे। आपने कहा कि यह सिर्फ एक हादसा होगा। निखिल उछल पड़ा, चुप, तुम दोनों नहीं समझते, मैं तुम लोगों को बचा रहा था। होम्स बोला, नहीं निखिल, तुम सिर्फ खुद को बचा रहे थे। निखिल की आंखों से आंसू बहने लगे। वो लुढ़क कर सोफे पर गिर पड़ा। मैंने नहीं सोचा था कि वो मर जाएगा। होम्स बोला, लेकिन तुमने रास्ता दिखाया, योजना उन्हें दी, रसायन लाने का तरीका बताया, गुप्त रास्ते का उपयोग कैसे करना है ये बताया। चारवी जमीन पर बैठकर रोने लगी, चाचा, आपने हमें क्यों इस्तेमाल किया? समर चिल्लाया, क्यों? निखिल ने फटते हुए स्वर में कहा, क्योंकि मैं कमजोर था और मैं खुद वो काम नहीं कर सकता था जो मैं चाहता था। सन्नाटा, पूरे महल में सिर्फ सांसों की आवाज। मैंने धीमी आवाज में कहा, होम्स, अब क्या होगा? होम्स बोला, कानून अपना रास्ता लेगा। समर और चारवी ने अपराध किया है और उन्हें सजा का सामना करना होगा, पर सबसे बड़ा अपराधी, मन का विष फैलाने वाला निखिल है। उसे सबसे कड़ी सजा मिलेगी। पुलिस अंदर आई और निखिल को पकड़ लिया। वो चीख रहा था, रो रहा था, पर उसकी आवाज में अब कोई ताकत नहीं थी। समर और चारवी को भी हिरासत में लिया गया। अनन्या रोते रोते बेहोश हो गई। मैंने होम्स की ओर देखा। उसका चेहरा शांत था, जैसे उसने एक भारी किताब बंद कर दी हो। तुमने ये सब पहले ही जान लिया था? मैंने पूछा। होम्स ने एक लंबी सांस ली। सच्चाई हमेशा वही होती है, वॉटसन, जहां लोग देखना नहीं चाहते। मैंने सिर्फ सही दिशा से देखा और वो खुद सामने आ गई। महल की रोशनी धीमी हो गई थी। ऐश्वर्य विलास अब पहले जैसा गौरवशाली नहीं लग रहा था। उसके भीतर छिपा अंधेरा बाहर आ चुका था, और उसके साथ वो सच भी, जिसने एक परिवार, एक घर और एक जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। होम्स वहां से बाहर निकला और बोला, हत्याएं हथियार से नहीं होती, वॉटसन। हत्याएं दिमाग और दिल में होती है। और उस एक वाक्य ने पूरी कहानी का सार बता दिया। ऐश्वर्य विलास में हुई उस रात की भयावह घटनाओं के बाद पूरा शहर हिल गया था। अखबारों में सुर्खियां थी, शहर का सबसे अमीर उद्योगपति अपने ही महल में मारा गया। परिवार में छिपी साजिश, 2 बच्चे गिरफ्तार, एक भाई, एक बहन। लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि असली कहानी उससे भी ज्यादा काली, ज्यादा गहरी और ज्यादा समझ से बाहर थी। अब पूरी लड़ाई अदालत में होने वाली थी। हम सब कोर्ट पहुंचे, मैं, होम्स और कई पत्रकार। मीडिया की आंखें हर एक पर लगी थी। चारवी और समर को कड़े सुरक्षा घेरे में लाया गया। उनके चेहरे पर अब थकावट, पछतावा और घबराहट का मिश्रण था। अनन्या बिल्कुल टूट चुकी थी। वो बार बार रोते हुए बुदबुदाती, मैंने ये सब नहीं चाहा था। ये सब क्यों हुआ? निखिल को भी हथकड़ियों में लाया गया। उसके चेहरे पर कोई आंसू नहीं था, पर आंखों में घबराहट गहरी थी।
अदालत में बैठते ही मैंने महसूस किया कि हवा भारी है। जज अंदर आए और पूरा हॉल खड़ा हो गया। प्रोसिक्यूशन ने तर्क शुरू किया। माननीय न्यायाधीश, ये मामला सिर्फ हत्या का नहीं, ये परिवार के अंदर के लालच, ईर्ष्या, क्रोध और धोखे का मामला है। सच्चाई इतनी गहरी है कि एक एक धागा खोलना पड़ेगा। फिर बचाव पक्ष ने कहा, समर और चार्वी मानसिक दबाव में थे। वे नाबालिग नहीं, लेकिन बेहद छोटे हैं मानसिक रूप से। कोई और उन्हें भड़काता रहा। और ये बात कोर्ट में बैठी हर आंख जानती थी कि ये कोई और कौन था, निखिल। कुछ ही देर में होम्स को गवाह के रूप में बुलाया गया। पूरा हॉल उसकी ओर देख रहा था, मानो वो कोई वैज्ञानिक हो जो एक बड़ा रहस्य खोलने वाला हो। होम्स ने गहरी सांस ली और बोला, माननीय न्यायालय, इस केस में हत्या का सीधा जिम्मेदार समर और चार्वी है। उन्होंने अपने पिता को बेहोश किया, फंदा पहुंचाया और रास्ता बनाया। हॉल में हलचल मच गई। चार्वी ने सिर झुका लिया। समर की आंखें भर आई। होम्स ने जारी रखा, लेकिन असली साजिशकर्ता निखिल परिहार है। उसने महीनों दोनों को भड़काया, उन्हें समझाया कि कार्तिकेय से छुटकारा पाना ही एक रास्ता है। उन्हें गुप्त रास्ते तक पहुंचाया, उन्हें रसायन उपलब्ध कराया और योजना के हर कदम पर साथ दिया, बस खुद को पीछे रखकर। जज ने पूछा, इसका सबूत? होम्स बोला, न केवल लिखित, बल्कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक पैटर्न के रूप में भी। फिर उसने सबूत एक एक करके पेश किए। गुप्त रास्ते का नक्शा, नीलकमल कक्ष के कागज, ऑफशोर अकाउंट की फाइलें और सबसे बड़ा, निखिल की लिखावट वाला संकेत पत्र। बचाव पक्ष ने पूछा, क्या यह संभव नहीं कि यह सब किसी और ने किया हो? होम्स ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, निखिल के पास 3 चीजें थी, मौका, कारण और साधन। और वही 3 चीजें एक अपराधी को अलग पहचान देती है। जज ने समर से पूछा, क्या तुम अपने चाचा से प्रभावित थे? समर टूट गया। वो रोते हुए बोला, हां, उन्होंने ही कहा था कि पापा मुझे कभी आदमी नहीं समझेंगे। उन्होंने कहा था कि मैं कमजोर हूं, मुझे साबित करना होगा। जज ने चार्वी से पूछा, क्या तुम्हें किसी ने उकसाया? चार्वी हिचकियों के बीच बोली, चाचा, उन्होंने कहा था कि पापा मेरा भविष्य बर्बाद कर देंगे। उन्होंने कहा था कि यह तरीका सिर्फ डराने का है, मौत नहीं होगी। हॉल में सन्नाटा छा गया। निखिल चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं। होम्स ने कहा, वे झूठ नहीं बोल रहे, वो क्रूर सच बोल रहे हैं। तुमने उनका इस्तेमाल किया। निखिल को चुप करा दिया गया। प्रोसिक्यूशन ने कहा, माननीय न्यायाधीश, ये केस सिर्फ हत्या नहीं, ये एक योजनाबद्ध मैनिपुलेशन मर्डर है। अदालत की सुनवाई लंबी चली। दिन भर बहस होती रही। हर शब्द किसी की जिंदगी बदल रहा था। आखिरकार जज ने अगली सुनवाई की तारीख तय की। आज फैसला नहीं होना था, लेकिन सच सबके सामने था। महल के बाहर भीड़ जमा थी। हर कोई बस एक ही चीज जानना चाहता था, ऐश्वर्य विलास के अंदर इतना अंधेरा कैसे जमा हो गया? हम होटल की तरफ लौट रहे थे। मैंने होम्स से पूछा, तुम्हें इन बच्चों पर दया नहीं आती? होम्स रुका और बोला, दया आती है, वॉटसन, लेकिन सच्चाई दया से बड़ी होती है। अगर साजिश का असली केंद्र निखिल न होता, तो यह हत्या कभी न होती। वे बच्चे टूटे हुए थे और निखिल ने उन्हें धक्का दिया। मैंने कहा, क्या वे सुधर सकते हैं? होम्स ने गहरी सांस ली, समर शायद, लेकिन चार्वी का मन बहुत जटिल है। वो बुद्धिमान है, पर उसकी बुद्धि चोटिल है। हम आगे बढ़े। आकाश धूसर था, जैसे शहर भी इस सच्चाई का बोझ महसूस कर रहा हो। अब आता है भाग 8, कहानी का अंतिम भाग, सबसे बड़ा भावनात्मक प्रहार, फैसला और होम्स का क्लासिक समापन। नीचे भेज रही हूं। भाग 8, अंतिम निर्णय, अंतिम सच। अगली सुनवाई का दिन पूरे शहर के लिए महत्वपूर्ण था। कोर्ट पहले से ज्यादा भरा हुआ था। जज, वकील, मीडिया
और सबसे पीछे आम लोग। सब इंतजार कर रहे थे उस फैसले का जो पूरे शहर को हिला देगा। चार्वी और समर को फिर से कोर्ट में लाया गया। उनकी आंखों में नींद की कमी, डर और भारी पछतावा था। अनन्या अब बोल भी नहीं पा रही थी। उसका शरीर कांप रहा था। एक मां का दिल अपने ही बच्चों के अपराध को सहन नहीं कर पा रहा था। निखिल को भी कड़ी सुरक्षा में लाया गया। उसकी आंखों में अब किसी तरह का विरोध नहीं था, जैसे उसने मान लिया हो कि उसका खेल खत्म हो चुका है। जज ने घंटी बजाई और फैसला पढ़ना शुरू किया। समर परिहार अपराध की गंभीरता को देखते हुए, लेकिन उम्र, भावनात्मक दबाव और मानसिक स्थिति को ध्यान में रखकर उसे 8 साल की सजा दी जाती है। हॉल में हल्की खुसर पुसर हुई। समर रो पड़ा, पर उसकी सजा अपेक्षाकृत कम थी। चार्वी परिहार अपराध की योजना, रसायन का उपयोग और मनोवैज्ञानिक दबाव को देखते हुए उसे 14 साल की कठोर कारावास की सजा दी जाती है। हॉल स्तब्ध था। चार्वी ने चुपचाप आंखें बंद कर ली। वो न रोई, न चिल्लाई, जैसे उसने पहले ही ये सजा खुद के लिए तय कर ली हो। निखिल परिहार, आप पर सबसे बड़ा आरोप है योजना बनाने का, कमजोर मन वाले बच्चों को भड़काने का और धन की लालसा में अपराध करवाने का। आपको उम्र कैद की सजा दी जाती है। निखिल वही टूटकर गिर पड़ा। अनन्या अपनी सीट से लड़खड़ा गई। मैं उसे संभालने के लिए दौड़ा। वो बस इतना कह रही थी, सब खत्म हो गया, मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। कोर्ट खाली होने लगा। मीडिया बाहर दनादन खबरें लिख रहा था। पुलिस गाड़ियों में तीनों को ले जाया गया। एक ही परिवार, अब 3 अलग दिशाओं में। मैं और होम्स कोर्ट के बाहर खड़े थे। धीमी हवा चल रही थी। आसमान बदली से भरा था। मैंने धीरे से कहा, होम्स, मुझे लगा था कि यह सिर्फ हत्या का केस है। होम्स बोला, नहीं वॉटसन, यह मानव मन का केस था, जहां हर व्यक्ति अपने अंदर की लड़ाई हार गया। मैंने पूछा, और अनन्या, वो क्या करेगी? होम्स ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, वो जिएगी। लेकिन हर दिन उस रात को याद करके जिएगी। और कई बार पछतावा अदालत की किसी भी सजा से बड़ा होता है। मैंने गहरी सांस ली। इस महल का क्या होगा? होम्स धीमे से मुस्कुराया। ऐश्वर्य विलास अब सिर्फ एक इमारत है, वॉटसन। उसमें जो ऐश्वर्य था, वो लालच से खत्म हो गया। उसमें जो विलास था, वो अपराध से मर गया। हम कार की ओर बढ़े। महल दूर से दिखाई दे रहा था, बड़ा पर टूट चुका, शानदार पर खाली, सुंदर पर शापित सा। और तभी होम्स ने अपने क्लासिक अंदाज में अंतिम पंक्ति कही, हर हत्या एक मौत नहीं होती, वॉटसन। कई बार एक परिवार की आत्मा भी मरती है। और सचमुच उस दिन ऐश्वर्य विलास की आत्मा हमेशा के लिए मर गई।